नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्शी शेख और हेल्प डेस्क में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि कहा गया है, कोमल है कमज़ोर नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है। इसे शक्ति संपन्न हम तभी बना पाएंगे जब उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। पिछले एपिसोड में हमने बात की थी दो टाइप के कैंसर्स के बारे में, जो एक था वल्वल कैंसर और दूसरा था सर्वाइकल कैंसर। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और डॉक्टर अनन्या से जानते हैं कि और कौन कौन से टाइप के कैंसर से। डॉक्टर अनन्या, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्टूडियो में। डॉक्टर अनन्या, हमें बताइए और कौन से टाइप के कैंसर से और उसके बारे में कुछ। इसके आगे हमारे पास दो टाइप के कैंसर हम और डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। एक है हमारा एंडोमेट्रियल कैंसर, जिसे हम यूटेराइन कैंसर कहते हैं, बच्चेदानी का कैंसर। दूसरा है हमारे लिए ओवेरियन कैंसर, यानी कि अंडाशय का कैंसर। अब इसके भी हम वैसे डिस्कस करेंगे कि किन चीज़ों से हो सकता है, कैसे आगे इसका सिम्टम्स होते हैं और इसको आगे हम कैसे स्क्रीनिंग करना या फिर इसे पकड़ना कर सकते हैं और फिर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। हम जब यूटेराइन कैंसर की बात करते हैं तो ये कैंसर ना थोड़ा आसान होता है पकड़ना। क्यों आसान होता है पकड़ना? क्योंकि इसके सिम्टम्स इतने ज़्यादा लाउड होते हैं। जैसे कि आप समझिए कि अगर वहाँ पे कोई पॉलिप ग्रोथ है ना, या फिर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं, बहुत सारे पॉलिप्स हैं, ये एक एब्नॉर्मल चीज़ होती है। नेक्स्ट होता है हमारे लिए कि जैसे आपकी पेरीमेनोपॉजल जो पीरियड होता है, जब आपका मासिक पानी बंद होने वाली रहती है, उस वक्त महिलाओं का ना फ्लो बहुत इरेगुलर होता है। इरेगुलर होना इज़ ओके, स्कैंटी होना मतलब कम होना ओके। लेकिन अगर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है फ्लो बीच बीच में, या फिर आपका रेगुलरली बहुत ज़्यादा फ्लो जा रहा है, तो आपको इवैल्यूएशन की ज़रूरत रहेगी कि ये क्यों हो रहा है। जब ऐसा कोई आपको सिम्टम रहता है कि हद से ज़्यादा पेन होना, आपको फ्लो बहुत ज़्यादा होना, तो मतलब कि आपके जो यूट्रस की लाइनिंग है उसमें कुछ तकलीफ़ हो रही है, इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो जब इतने लाउड सिम्टम्स रहेंगे तो जैसे सिम्टम्स आएंगे वैसे हम पकड़ सकते हैं, तुरंत उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसलिए अब इसमें कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण आपका यूटेराइन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे लाइफ में चेंजेस होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं। जैसे कि अगर आपको लॉन्ग टर्म से PCO है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और आपके लंबे लंबे समय तक पीरियड्स नहीं आते हैं, मान लो आप साल में सिर्फ 2 ही बार ब्लीड करते हो, तो वो आपको कैंसर की तरह आगे शो कर सकता है। मतलब क्योंकि आपकी जो यूट्रस एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है, जो आपके यूट्रस में एक लाइन होती है जो हर महीने शेड होती है, तो उस लाइन का शेड होने से उसकी थिकनेस कम होती है। हर महीने हमारी बॉडी ने ऐसा डिज़ाइन किया है कि हर महीने वो शेड हो और फिर उसकी थिकनेस कम हो जाए, फिर शेड हो, फिर थिकनेस कम हो जाए। अगर वो शेड ही नहीं होगी तो मोटी बहुत मोटी होती जाएगी, और वो जो उसका मोटापा रहता है उस लाइन का, वो आगे जाके कैंसर में बदल सकता है, क्योंकि वो शेड नहीं हो रही, वो उसी जगह पे इतने समय से। दूसरी चीज़ होती है कि ओबेसिटी अनगिनत कैंसर से कनेक्टेड है। ओबेसिटी अनगिनत हेल्थ कंडीशंस एंड सिंड्रोम्स से कनेक्टेड है। आप अगर पहले से अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल रखते हैं, अगर आप पहले से अपने वज़न पे ध्यान रखते हैं, तो आप काफ़ी सारे सिंड्रोम्स को और काफ़ी सारे चीज़ों को अपने लेटेस्ट स्टेजेस ऑफ लाइफ में अफेक्ट होने से रोक सकते हैं। एक और चीज़ होती है, और वो चीज़ होती है हमारी जनरल हेल्थ कंडीशन। देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आप हमेशा से दौड़ भाग करते हैं तो आपको आगे जाके कैंसर नहीं ही होगा। हो सकता है परसेंटेज कम होंगे, और होगा भी तो आपकी बॉडी में रेजिस्टेंस पावर बेहतर होगी। आपको ट्रीटमेंट वगैरह में आप अदरवाइज़ हेल्दी रहेंगे तो आपको ट्रीटमेंट वगैरह में उतनी तकलीफ़ नहीं होगी जो बाकियों को होती है। आज या कल आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल आपके लिए बेनिफिशियल रहती ही है, आपको प्रॉफिट देगी ही। ये नहीं है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल वाले को भी कैंसर हो गया, एक जो अपनी हेल्थ को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था उसे भी कैंसर हो गया। तो फ़र्क क्या है? फ़र्क यहीं पे आके पता चलता है हमें। फिर होता है हमारे पास जो नेक्स्ट कैंसर की हम बात कर रहे हैं। ओके, बिफोर आई जम्प टू नेक्स्ट कैंसर, ये जो मैंने आपको बताया कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना, और इसे हम कई बार नॉर्मल समझते हैं कि महीना बंद होने वाला होता है तो हैवी मेंसेस तो होते ही हैं, इट्स नॉर्मल।
ये मोस्टली ना हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। तो इसे एवेल्युएट करना ज़रूरी है कि कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, कोई हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण हो रहा है, क्या हो रहा है, इसे हम कंट्रोल करें। लंबे समय तक ऐसा रहेगा तो प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट अभी हम जो कैंसर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर एक बहुत ही कॉमन कैंसर है। इसे पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है? बिकॉज आपकी ओवरीज अंदर के साइड सिचुएटेड है। कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है जो आपके वहाँ तक पहुँच सके, कोई भी आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है जो इतने जल्दी पकड़ सके। और अंदर की साइड है इतने ओवरी, तो वो भी बहुत जल्दी आपको दिखती नहीं, जो आपको जल्दी प्रेजेंट नहीं करती कोई भी चीज़, क्योंकि आपको दिख नहीं रही है कोई चीज़, तो आपको उसके स्किन चेंजेस वगैरह नहीं समझ पाते हो। उसके बाकी सारे जो भी साइन सिम्टम्स होते हैं वो भी बहुत लेट प्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ओवरी में कैंसरस ग्रोथ शुरू है, अब उसकी साइज़ बढ़ रही है, ठीक है। उसकी साइज़ जब बहुत बढ़ जाए, उसका बल्क बन जाए, तब आपको पता चल रहा है भार के कारण, क्योंकि अब वो ओवरी को नीचे खींच रही है। या फिर आप समझो कि आपके ओवरी में कैंसर अब इतना बढ़ गया है कि आपके पेट में वो पानी भरना शुरू कर रहा है, तो आपको ऐसे वीक सिम्टम्स प्रेजेंट होंगे कि ब्लोटिंग, जैसे पेट फूलना, डाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम जैसी लग रही है, जो हम अक्सर अवॉइड करते हैं। लंबे समय तक चल रहा है, आपको लग रहा है कि इट इज़ नॉट नॉर्मल, ऐसा पहले तो नहीं होता था, ये जाके दिखा दो। तो सबसे जो कॉमन सेंस की बात होती है ना, वो हर इंसान में ये होती है, जो अभी तक नहीं हुआ है उसको पकड़ो और दिखाओ। वो भले आपके फिर साइंस हो या फिर आपके वो सिम्टम्स हो। मतलब कि आपका कोई डॉक्टर कहता है, डॉक्टर्स कहते हैं जैसे ये चीज़ ऐसी नॉर्मल नहीं होती है, या फिर आपको खुद अपनी बॉडी में लग रहा है इस तरीके की चीज़ नॉर्मल नहीं होती। सिम्टम्स जो पेशेंट प्रेजेंट करता है, साइंस जो हम डॉक्टर्स आपको बताते हैं। सो कोई भी चीज़ हो, आपकी डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो या आपकी कोई फीलिंग से रिलेटेड हो, अगर आपको नॉर्मली नहीं फील होती हो तो उसको जाके एक बार कंसल्ट करो, उसको अवॉइड मत करो। ओवेरियन कैंसर का सैडली हमारे पास कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है अभी। सो जब उसके सिम्टम्स आते हैं तभी पता चलता है। अगर आपका ऐसा रहा है कि पहले कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का सिस्ट रहा है, आपको एंडोमेट्रियोसिस वगैरह रहा है, बड़ा टाइप का आपका एंडोमेट्रियोसिस रहा है जो आपको बहुत प्रॉब्लम दिया हो, ऑपरेशन वगैरह लगा हो, तो अपने आप को स्क्रीनिंग में रखो, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा पेशेंट आगे जाके कैंसर में बदलेगा। मैं हर पेशेंट को नहीं बोल सकती कि अरे ये तो छोटा है, इसका टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं अगर 100 के 100 पेशेंट को बोलूँगी, उसमें से 20 कैंसर में बदल सकते हैं, क्योंकि मुझे ही नहीं पता उसमें से कौन बदलेगा। सो अपने आप की स्क्रीनिंग में रखो, अपनी रेगुलरली सोनोग्राफी करवाना। अगर आपको पता है कि आपको कोई कंडीशन है तो हर 4 मंथ्स में सोनोग्राफी करवाओ, ठीक है। अगर कोई चेंजेस पता लग गए हैं तो आगे वाली कौन सी मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट होता है, आपको मैं CT एडवाइस करती हूँ, MRI एडवाइस करती हूँ, वो करवाओ। ये सब चीज़ करो। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है ओवेरियन कैंसर तो मैं आपको पहले से स्क्रीनिंग मेथड में रखूँगी, ऐसा है। ये सारी चीज़ों को अपने ध्यान रखो, क्योंकि ओवेरियन कैंसर का कोई आपको पहले से पता नहीं चलता, कि कोई साइन सिम्टम नहीं पता चलता, तो आपके काफ़ी लेट इसके फीचर्स डेवलप होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पेन होना, पेट फूलना, पानी जमा होना, आपकी डाइजेशन को लेके चेंजेस पता चलना, वेग एब्डोमिनल, मतलब कहीं पे भी कैसे भी पेन बस हो रहा है, डिस्कम्फर्ट लग रही है आपके एब्डोमिन में, लोअर बैक में, ये सब होना। तो अपने साइंस एंड सिम्टम्स को, अपने जो बॉडीली कंडीशन है उसे मॉनिटर करो। अब इसकी एज क्या होती है? ओवेरियन कैंसर वेरीड होता है कि कौन से एज ग्रुप में हो रहा है, लेकिन इसकी इन जनरल एज ग्रुप लेटर स्टेजेस होती हैं, जैसे कि पेरीमेनोपॉजल स्टेज हो गई या फिर 40+ स्टेज होते हैं, वो होती हैं। अर्ली एजेस में ओवेरियन कैंसर का होना थोड़ा रेयर है। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन रेयर है। सो आप जिस भी एज ग्रुप में हो, अपने आप पे ध्यान रखो। किसी को नहीं पता वो कहाँ जाके आगे लैंड अप होने वाला है। डर के मत जियो, लेकिन एहतियात बरतो, अलर्ट रह के जियो। ये हमारे 4 कैंसर्स में जो हमने बात की है। इसके अलावा हमारे पास कैंसर्स होते हैं, फेलोपियन ट्यूब के कैंसर हो गए या फिर वजाइनल कैंसर हो गया। ये बहुत रेयर है, इसलिए हम इसके बारे में उतना अभी नहीं अवेयरनेस फैला रहे हैं जितना हम बाकियों के बारे में फैलाते हैं। लेकिन अगर आपके ये और इसके सिम्टम्स मोर और लेस ऐसे ही होते हैं। सो जब आपका इवैल्यूएशन होता है तब डायग्नोसिस पता चलता है। अगर आपका और कोई एबनॉर्मलिटीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा कि आपको हर साल लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट कराना चाहिए। मतलब कि अगर आपके कोई एपेटाइट वगैरह में आपको लग रहा है कि आपको भूख ज़्यादा नहीं लगती, आपको उल्टी जैसे ज़्यादा फीलिंग होती है, खाने को देख के, खाने की स्मेल से आपको उल्टी जैसा लगना शुरू हो जाता है,
तो आप जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए। इट कैन बी कैंसर, इट कैन बी एनीथिंग एल्स एज वेल, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो कैंसर के लिए भी आपको रेगुलर स्क्रीनिंग की ज़रूरत है और बाकी अदर डिसऑर्डर्स के लिए भी आपको ज़रूरत है। सब कहीं ना कहीं से कनेक्टेड हो ही जाता है। वज़न अपना कंट्रोल में रखिए, अपनी हैबिट्स कंट्रोल में रखिए। स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स इनटेक, ये सब छोड़ो। एस्बेस्टोसिस एक्सपोजर जो कि कई सारी माइनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह में होता है, उसे अवॉइड करो। लॉन्ग टर्म अगर आपका एक्सपोजर है तो आपको हो सकता है आगे। अब हमने इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन बनाई थी। ये वैक्सीन कुछ स्ट्रेन्स ऑफ HPV वायरस जो है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, उसके अगेंस्ट काम करती है। सो सारी सर्वाइकल कैंसर HPV से नहीं होते, लेकिन अधिकतर होते हैं। तो उसके कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जो लो स्ट्रेन्स होते हैं, जो हाई स्ट्रेन्स होते हैं। तो कुछ स्ट्रेन्स होते हैं जिसके कारण जो बहुत ज़्यादा हमें कैंसर सर्विक्स में मिलते थे। तो अभी जो रिसेंटली आई है गार्डासिल 9, वो 9 के 9 स्ट्रेन्स को कवर करती है। जिसके पहले थी गार्डासिल 4, वो 2 अनकॉमन और 2 कॉमन स्ट्रेन्स को कवर करती थी। जो सर्वारिक्स थी वो भी वो HPV वैक्सीन के स्ट्रेन्स को, HPV वायरस के स्ट्रेन्स को कवर करती थी। इसलिए हम उसे वैक्सीन अगेंस्ट HPV वायरस कहते हैं, इन दोनों चीज़ को। इसको ये किन लोगों को लेना चाहिए, इसको मैंने आपको पिछले अपने एपिसोड में भी बताया था, प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, और मैं अभी फिर से बता रही हूँ क्योंकि हम कैंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। और मैं जब भी बताती हूँ मुझे हमेशा 1-2 पेशेंट्स आते ही हैं सेम डे कि मुझे HPV वैक्सीन लेनी है, जो कि एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लगता है मुझे शो के प्रति कि लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और उसके प्रति अमल कर रहे हैं। HPV वैक्सीन जो होती है, आपका जब भी सेक्सुअल एक्सपोजर हुआ है उसके पहले लो। अगर आप अपना फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर प्लान कर रहे हो 19-20 एज में, तो आप उसके पहले अपना वैक्सीन कवर कर लो। उसके 3 डोज होते हैं, 0, 2, 6। सर्वारिक्स है तो 0, 1, 5, डिपेंड करता है आपको कौन सी वैक्सीन लग रही है, उसके हिसाब से 3 डोज आपके कवर होते हैं। लेकिन इसकी आइडियल एज ग्रुप कौन सा है? प्यूबर्टी, मतलब कि जब आपके मेंसेस आना शुरू हुए हैं तब आपको ये वैक्सीन लेनी है। सेकेंड, आपके फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपोजर के पहले आपको वैक्सीन लेनी है। नेक्स्ट, आप मैरिड हैं, आपने कभी वैक्सीन नहीं ली, तो आप क्या करें? सेक्सुअल एक्सपोजर होने के बाद इस वैक्सीन का आप कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन कैंसर अगर नहीं हुआ है तो भी मैं आपको एडवाइस करूंगी आपका पैप स्मीयर वगैरह टेस्ट करके कि आप वैक्सीन ले लो। ये है इसके 3 टाइप, कब आप ले सकते हो वैक्सीन को। तो डॉक्टर, इसके ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बता दीजिए कि ट्रीटमेंट क्या क्या होते हैं। ट्रीटमेंट वैसे जैसे हमने लास्ट टाइम आपसे बात की कि डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, हाई ग्रेड है, लो ग्रेड है, कितना फैल चुका है बॉडी में, उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट मोडालिटी डिसाइड करते हैं। सो अगर मोस्टली आपका जो ऑर्गन अफेक्टेड होता है उसे हम रिमूव करते हैं क्योंकि वो अफेक्टेड है, मैं नहीं चाहती हूँ वहाँ से और फैले। अगर मुझे लगता है कि आसपास की लिम्फ नोड या फिर आसपास के स्ट्रक्चर, यूट्रस वगैरह भी अफेक्टेड, जैसे सर्विक्स का कैंसर है तो मैं यूट्रस भी साथ में निकालूंगी क्योंकि मुझे पता है स्प्रेड वहाँ पे होती है। सो अगर मुझे लगता है कि आसपास का और भी कोई पार्ट अफेक्टेड है तो मैं उसको रिमूव करूँगी या फिर उसके हिसाब से कीमोथेरेपी शुरू करूँगी। अब एक होता है हमारा न्यू एडजमेंट, यानी कि पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, फिर हमारा निकालते हैं बल्क और फिर उसके बाद हम फिर से न्यू कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कंटिन्यू करते हैं। दूसरा होता है कि पहले हमने बल्क निकाल दिया है और उसके बाद हम आगे की कीमोथेरेपी डिसाइड कर रहे हैं। सो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे कौन सा टाइप का कैंसर है, कितना फैला है, इस पे डिपेंड करती है कि आगे कैसे बढ़ना है। कोई ऐसा श्योर शॉट नहीं है कि ओवेरियन कैंसर तो आपको ये मैं लगा दूंगी, ये वजाइनल कैंसर तो मैं आपको ये लगा दूंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब कुछ आपके बॉडी टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी कैंसर टाइप पे डिपेंड करता है, कितना फैला है इस पर डिपेंड करता है, विरुलेंस पे डिपेंड करता है। सो उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट बढ़ता है। डॉक्टर, अब मिथ्स की बात हो जाए कुछ। हाँ, जो समाज में मिथ्स फैले हैं कि ये एंड ऑफ लाइफ है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे कैंसर हो गया, ट्रीटमेंट लेके भी क्या फ़ायदा, तो क्या ये मिथ है या सच्चाई है इसमें कुछ? हाफ मिथ है, हाफ सच्चाई है। रीज़न ऐसा है कि कैंसर हाँ एक बाकी नॉर्मल सर्दी खांसी से थोड़ी बड़ी बीमारी है, सीरियस लेने वाली बीमारी है। और तो मिथ इसलिए क्योंकि ये कौन डिसाइड कर सकता है कि बिल्कुल ही आपको कैंसर हो गया तो आपकी डेथ होनी ही है। अगर आपको कैंसर हो गया तो आपको ट्रीटमेंट की क्या ही ज़रूरत है अगर एंड आपका डेथ ही है तो, अगर आपको होप नहीं है तो। सो आप ट्रीटमेंट लोगे तो आपका होप है, और आप ट्रीटमेंट नहीं होगे तब तो डेथ निश्चित है। और अगर आप ये कहते हो कि किसी ने कैंसर का ट्रीटमेंट लिया और उसकी फिर भी डेथ ही हुई है, सो ये सब कुछ सब चीज़ जगह नहीं डिपेंड होती है। आपकी कैंसर जैसे मैंने टाइप, विरुलेंस कितना फैला है,
कौन सी स्टेज पे आपकी बॉडी इस वक्त है उस पर डिपेंड करता है। और फिर भी हम किसी भी स्टेज में हो ट्रीटमेंट शुरू करके हम आपका टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, आपकी लाइफ का टाइम। सो इसलिए अपना ट्रीटमेंट मत छोड़ो। होप इतने जल्दी नहीं छोड़ा जाता है कि यहाँ डायग्नोसिस पता चला और यहाँ मैंने होप छोड़ दी। आपको अपनी लाइफ के प्रति तो होप नहीं छोड़ना होता है, क्योंकि आप खुद को जानते हो और आपको खुद को चांसेस तो देने ही होते हैं। अच्छा, एक मिथ ये भी है कि इलाज के बाद कुछ सालों बाद ये फिर से हो जाता है। कुछ कैंसर्स का रिकरेंस होता है और वो फिर से आते हैं। और अच्छी बात यह है कि कोई भी कैंसर का ट्रीटमेंट होने के बाद हम पेशेंट को एकदम नहीं छोड़ देते। हम उसका पेट स्कैन कंटिन्यू करना, उसके फॉलोअप्स हम रखते ही हैं। फिर भले ही वो आप प्राइवेट में हो, आप कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आप कोई कैंसर इंस्टीट्यूट में हो, नेशनल, कहीं पे भी हो, वो आपका फॉलोअप रखते हैं कि हर इतने समय में आपका पेट स्कैन होगा, इतने समय में आप आके दिखाना ही। उसके बाद अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है तो भी, अगर आप सस्पेक्टेड कैंसर हो, आप पूरे कैंसर प्रूवन नहीं हो, फिर भी हम आपको फॉलोअप रखते हैं। आप समझ रहे हो, आपसे ज़्यादा डर हमको लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए इसे। साइन करने के पहले पेपर में हमें डर लगता है कि इसका मैं नेक्स्ट फॉलोअप किस तरीके से लिखूंगी। सो बहुत ही ज़्यादा अलर्टली हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप सस्पिशन हो आपको कैंसर का तब भी, अगर आप प्रूवन हो कैंसर तो भी। सो इट्स नॉट अ मिथ कि कैंसर आना ही है वापस, ये काफ़ी हद तक सच है, इसलिए हम फॉलोअप रखते हैं। हाँ, अगर ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादा उम्र के लोगों में इसका रिजल्ट नहीं आएगा या बहुत कम प्रमाण में आएगा, तो अब जैसे मैंने कहा वल्वल कैंसर तो 70+, मतलब ऐसे पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में होता है। पोस्ट मेनोपॉजल मतलब क्या, बूढ़ी महिलाएं है ना। तो आपका कहने का मतलब है कि बूढ़ी महिला में होगा तो इसका तो कुछ रिजल्ट अच्छा होगा नहीं, इसकी तो डेथ ही हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत आप इतना प्री जज नहीं कर सकते हो चीज़ों को, इतने नेगेटिव नहीं सोच सकते हो आप। बहुत आपका कैंसर टाइप पे डिपेंड करता है, आपकी अदर बॉडी कंडीशंस पे डिपेंड करता है, किस तरह बॉडी रिएक्ट कर रही है उस तरीके से डिपेंड करता है। हर कैंसर डेथ आपको अभी के अभी कर दे ट्रीटमेंट के बाद भी, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि 75 ईयर ओल्ड, उन्हें नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा पता चला है और कैंसर इंस्टीट्यूट में उनका ट्रीटमेंट पूरा किया है एंड ही इज़ फाइन, अभी वो फॉलोअप में है। ऐसा मैंने अपनी पेशेंट को देखा है, 62 ईयर ओल्ड है, उन्हें कैंसर पता चला है, वो कीमोथेरेपी पे थी काफ़ी समय से, अभी बॉडी इज़ रिस्पॉन्डिंग वेरी वेल, शी इज़ फाइन, उनकी बॉडी में अभी कैंसर का नहीं है प्रमाण। सो हमारे पास बहुत सारे सक्सेसफुल केसेस हैं। किसी का ब्रेस्ट कैंसर पता चला है, जो कि हम अगले सेशन में कवर कर लेंगे। ब्रेस्ट कैंसर एक अनदर वेरी कॉमन कैंसर है। उनका बल्क निकाला, उन्हें कीमोथेरेपी पे रखा और उसके बाद उनके आर्टिफिशियल ब्रेस्ट इम्प्लांट्स वहाँ लगाए एंड शी इज़ लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ नाउ। जो लाइफ शायद पहले कभी जब अवेयरनेस नहीं थी, वो लोग सोचते थे कि साल भर में डेथ हो जाएगी, वो पेशेंट आज जी रहा है आराम से 6 साल, ऐसा है। तो आप और फॉलोअप में अभी भी हैं वो। सो आपकी ट्रीटमेंट मोडालिटी, आपकी प्रोग्नोसिस, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैंसर वर्ड पे डिपेंड नहीं करती है, आपके आगे कैसे बढ़ना है, कौन सा टाइप है कैंसर, उस पर डिपेंड करती है। सो हिम्मत मत छोड़ो। और जो आपने यूटेराइन और ओवेरियन कैंसर के बारे में बताया, ये भी उसी तरह है क्या? ऐसे स्प्रेड नहीं होता है किसी चीज़ से या किसी से स्प्रेड नहीं होता? कोई भी कैंसर छूने से कैसे फैलेगा ना, मुझे बताओ। उसको कोई साधन तो होना चाहिए बढ़ने के लिए। ब्लड से स्प्रेड होगा, लिम्फ से स्प्रेड होगा, है ना, लोकल स्प्रेड होगा कि उससे जो कनेक्टेड ऑर्गन है, यूट्रस का फेलोपियन ट्यूब से कनेक्टेड है तो फेलोपियन ट्यूब में फैल रहा है, फिर ओवरी में फैल रहा है। ऐसे इंसान एक दूसरे को कनेक्ट छू के कैसे फैलाएगा? कोरोना थोड़ी ना है कि सांसों से फैल जाए, कोरोना का भी मीडियम होता है फैलने का। जी डॉक्टर, आज के हमारे शो में 2 मेन हाईलाइट रहे हैं। आपने जो लक्षण और कारण समझाया और लास्ट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हर चीज़ को। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर एक्सप्लेनिंग एवरी सिंगल थिंग सो पेशेंटली एंड नाइस। तो मैं आप सभी व्यूवर्स से ये चाहती हूँ कि जाने से पहले आप सभी ये वादा करके जाएं कि आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो, सिम्टम्स हो, तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर्स के पास जाएं। इसको डिले बिल्कुल भी ना करें, लेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रोग आखिर आपको हुआ क्यों है, और डॉक्टर जो आपको सॉल्यूशन देते हैं उसे आपको एक अच्छे पेशेंट की तरफ फॉलो करना है। आज हमारे शो की यही समरी रही है जो आपको ध्यान में रखना है।
आपके और भी कई सवाल होंगे तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहें और अपने सेहत का ख्याल रखें। नमस्कार।